देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी अगुवाई में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साल 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी और फिर पूरे देश को इस आपातकाल में लंबे समय तक जीना पड़ा था। आपको बता दें कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 को आपातकाल को प्रभावी रखा गया था। आज इस आपातकाल को 48 साल पूरे हो गए हैं। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। फिर क्या था? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल आखिरकार क्या था, किसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था। आज हम आपको बताएंगे आपातकाल के बारे में, साथ ही विस्तार से यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में यह आपातकाल लगाया गया था। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनकी जुबानी जो आज उस आपातकाल के साक्षी हैं, जिन्होंने उन हालातों को जाना और समझा। जब ये इमरजेंसी लगी तो किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इमरजेंसी शब्द काफ़ी पहले से प्रचलित है। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो इमरजेंसी लगाई गई थी और देश की आज़ादी के बाद 1962 में जब भारत पर चीनी हमला हुआ था तो उस समय में इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश को लेकर के जो युद्ध हुआ तो इमरजेंसी का अर्थ होता है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो सामान्य से भिन्न है। तो उस समय सरकार चाहती है कि उसके पास कुछ खास अधिकार हों और लोगों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उस समय की स्थिति के अनुसार वो कड़ाई से उसका पालन करे। जैसे आपने सुना होगा कभी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई या हॉस्पिटल को लेकर के तो इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो इमरजेंसी का उद्देश्य ये रहता है कि जैसे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो अगर सरकार को ज़रूरत है उनकी सेवाओं की तो उनकी जैसे छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और बहुत से ऐसी बातें हैं जो लगता है कि काफ़ी कड़ाई की जा रही है तो इमरजेंसी लगा करके ही वो किया जाता है और वो आमतौर पर कुछ समय के लिए होता है। 1975 की इमरजेंसी में तो सबसे विचित्र बात ये रही कि लगता था कि वो अनिश्चित काल के लिए रहेगी। इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रीवी पर्स यानी कि राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा गांधी की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा के दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की की थी।
लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही हैं। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा यानी कि 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। बताते चले, राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रमुख और प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर। राजनारायण के कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यानी कि यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार और जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध हो गया। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था अर्थात नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। इस समय देश में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उस समय वहां संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा न दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दिया तो फिर वह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा पार्टी में बनाई गई पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमति हो गई और उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा गया कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती हैं। अब कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा बुलंद किया गया था। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की
कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटाने को बोल दिया है। बस इस रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिरकार और कौन से कारण रहे होंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर किया। इंदिरा के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे। कोर्ट के आदेश ने इंदिरा की हालात को पंगु बना दिया था, क्योंकि इंदिरा अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनको पार्टी के किसी नेता पर भरोसा भी नहीं था। इसके अलावा इंदिरा को लगा कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है। दिए गए हालातों में इंदिरा को आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना जयप्रकाश की ओर से बुलाया गया असहयोग आंदोलन था। इसी आधार पर इंदिरा ने 25 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल यानी कि देश में जयप्रकाश नारायण की ओर से बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कहा यह भी जाता है कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दबाव में आकर पारित पत्र पर हस्ताक्षर किया था और उनके साथ भी धोखा किया गया था। इस तरह इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाया गया आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अमिट घटना बन गया है। तब के भारत और आज के भारत ने मानचित्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल के दौरान विरोध करने वाले नेताओं को याद किया है। पीएम मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय अवधि है जो हमारे संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी अपने सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है? और इस सवाल का जवाब दे रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त। इमरजेंसी ज़्यादा दिन रहनी ही नहीं चाहिए। ये जो जनता पार्टी की सरकार आई उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि इमरजेंसी लगाने की नाकेबंदी कर दी। 1975 वाली इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती। संविधान में इस तरह का संशोधन कर दिया गया है कि 1975 वाली इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती। ये एक बहुत बड़ा काम है और उसमें यह है कि आपको कैबिनेट का अप्रूवल लेना होगा लिखित में और 30 दिन के लिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, अब राज्यसभा, लोकसभा का अप्रूवल चाहिए और वो जो है उसमें भी पाबंदी है कि 6 महीना के लिए आपको फिर से लाना होगा विधेयक संसद में। तो इस तरह की नाकेबंदी कर दी गई है कि जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में उसको कोई रिपीट नहीं कर सकता है।